स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जो कि है वैद्युतिक मापक यंत्र, है ना। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। एंड थ्योरी क्लास में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। आज की ये वीडियो हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, आपका 1 से 2 ही दिन यानी कल आपका लगभग एग्ज़ाम है ना। 28 तारीख से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पता लगेंगे जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। एंड मैं जो है हर एक एमसीक्यू को आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों मैंने आपको कम्प्लीटली कवर करके दे दी हैं। अगर आपने इनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लेना, एग्ज़ाम जाने से पहले आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोज़ में से भी आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, बाकी आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, है ना। मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 9149387140। आप जब एग्ज़ाम दे करके आएँ तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को ज़रूर भेजिएगा, जिससे कि मैं आगे आने वाले जो पेपर्स होंगे, है ना, उनमें बता पाऊँ, जिनसे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, जो कि इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग इसमें भी आपको 90+ एमसीक्यूज़ देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसे छोड़ तो नहीं सकते, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल यानी जो डैम्पिंग टॉर्क होती है उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करता है, तो ये आपको बताना है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप बता ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडी करंट अवमंदन, है ना। एडी करंट के बारे में तो आप जानते होंगे ना, ट्रांसफार्मर चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था में प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। यदि जो है क्या उपस्थित होना चाहिए उसमें, तो देखिए इसमें जो है उसमें उचित अवमंदन उपस्थित होना चाहिए, तभी जो है वह विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेगा, है ना, अंतिम विक्षेप अवस्था जो होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के जो निर्माण है उसके लिए उपयुक्त धातु कौन सी है। जो वैद्युतिक मापक यंत्र बनाते हैं उसकी कमानी के लिए जो हम धातु प्रयोग में लेते हैं, तो कौन सी धातु से हम बनाते हैं ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। फास्फर ब्रॉन्ज, है ना, क्या कहते हैं उसे, फास्फर ब्रॉन्ज की धातु से बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टॉर्क है ना। कार्यरत टॉर्क क्या है वो आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं ना, इसमें सचल भाग पर कार्यरत जो टॉर्क होता है, विक्षेप घुमाव बल भी होता है, नियंत्रक घुमाव बल भी होता है और अवमंदन घुमाव बल भी होता है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्क, है ना, एब्सोल्यूट क्लास का है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। क्या, गैल्वेनोमीटर। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में पेंच 1, है ना, पेंच 1 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। ये आपको एक चित्र दे रखा है, बोल रहे हैं इसमें पेंच 1, है ना, ये आपका क्या है, स्क्रू नंबर 1 है। तो इसका आपको बताना है कि इससे क्या कार्य किया जाता है ना, इससे क्या कार्य किया जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, यंत्र में संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है इससे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति में लाने के लिए, है ना, समायोजित करने के लिए हम जो है पेज 1 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर होने वाला है, चल लौ धारामापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि सामान्यतः अपनाई जाती है। नॉर्मली हम किस अवमंदन विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, वायु अवमंदन, है ना, वायु अवमंदन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा यंत्र दर्शाया गया है। ये आपके सामने एक चित्र आया है, तो बोल रहा है कि इसमें से ये चित्र का नाम क्या है ना, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, इसे हम क्या कहते हैं, चल लौ यंत्र कहते हैं ना, चल लौ यंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है क्या कहलाता है ना। वही आपको बताना है, आपको उस बल का नाम बताना है जिसके सहायता से हम यंत्र के संकेतक को गतिमान करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विक्षेपण बल उसे कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्षेपण बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि कह रहा है रिक्त स्थान द्वारा संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही, हम जो है नियंत्रण बल के कारण ही नियंत्रित करेंगे, है ना। तो कंट्रोलिंग फोर्स के द्वारा ही हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल है। तो कौन सा आवश्यक बल है वो आपको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर विक्षेपण बल होगा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा फास्टली इसलिए चल रहा हूँ जिससे कि वीडियो बड़ी ना बन पाए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल समझ लीजिए आपके करीब ही आ चुका है। तो ऐसे में अगर मैं एक 2 घंटे की वीडियो दूंगा तो आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं फास्ट मोड में क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, है ना, जिससे कि डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इससे कि ज़्यादा एक MCQ पे मैं लगभग 10 से 20 सेकंड ही बिताऊंगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन पाए, क्योंकि इसमें जो है 90+ क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए थोड़ा सा फास्टली चलना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। तो ये आपको बताना है कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। तो हमारा अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अमीटर से क्या नापते हैं, तो धारा मापते हैं, ये तो आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी स्थिति में रखा जा सकता है। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंग नियंत्रण बल, है ना। स्प्रिंग नियंत्रण बल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है आपके घर में विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए लगाया गया मीटर का एक उदाहरण है। आपके घर में एक मीटर लगा होगा, है ना, जिससे कि आप विद्युत ऊर्जा को मापते होंगे, कितनी विद्युत ऊर्जा आपने खर्च की है ना। तो उसमें जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, तो कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट है वही आपको बताना है। तो देखिए इंडिकेटिंग प्रकार के यंत्र, है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मूविंग कॉइल यंत्र के प्रभाव पर क्या कार्य करता है। जो मूविंग कॉइल यंत्र होता है उसके प्रभाव पर क्या कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैद्युतिक चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMMC प्रकार का यंत्र मीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस मीटर के सिद्धांत पर कार्य करेगा ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, DC मोटर के आधार पर, DC मोटर के मीटर के सिद्धांत पर आधार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः मूविंग यंत्र जो होते हैं, मूविंग आयरन यंत्र, इसमें पैमाने होते हैं। तो पैमाने कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो ये असमान ग्रेडेड स्केल होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकर्षण प्रकार के मूविंग जो आयरन यंत्र होते हैं इनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है ना। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है यंत्र, इस यंत्र के द्वारा हम पैमाने को अनुपातिक नहीं होता है, ये भी आपका क्या है, सत्य है। नेक्स्ट आपका है यंत्र में गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली यानी प्रयुक्त करने के लिए पाठ्यांक में जो घर्षण, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, उसकी त्रुटि नहीं होती है ना, त्रुटि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। यह यंत्र वोल्टमीटर के रूप में अधिक यथार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रतिकर्षण प्रकार के MI मीटर का विक्षेपण बल किसके समानुपाती होता है, ये आपको बताना है ना। किसके समानुपाती होगा, तो वो हमारा धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माप की शुद्धता चयनित साधनों की सीमा पर निर्भर करती है। रेंज के चयन के लिए सामान्यतः नियम है कि मापा गया मान होना चाहिए। मापा गया मान कैसा होना चाहिए, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पूरी तरह से पूर्ण पैमाने पर, है ना, पूरी तरह से पूर्ण पैमाने पर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि मूविंग कॉइल अमीटर को DC परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो क्या होगा, ये आपको बताना है ना। बिल्कुल सही,
इसका जो है विपरीत दिशा में विक्षेपण होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? विपरीत दिशा में विक्षेपण होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को यंत्र में प्रयुक्त स्थायी चुंबक की वरीयता दी जाती है? तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, है ना, एनक्लोज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में लगभग 5 एम्पियर की तथा 10 एम्पियर की धारा की माप की जानी है। दोनों मानकों का अधिक जो शुद्धता से पाठ्यांक लेने के लिए आप इनमें से किस अमीटर का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस अमीटर का आप उपयोग करेंगे। तो बिल्कुल सही, हम जो है 0 से 10 एम्पियर वाली जो रेंज होगी उसे सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस एमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक 3 फेज 5 HP मतलब हाउस पावर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज के जो है इंडक्शन मोटर के द्वारा DOL, ये भी पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, है ना, स्टार्टर से संयोजित किया जाता है। ली गई धारा का निरीक्षण करने के लिए एक अमीटर को जोड़ा जाता है। तो मोटर के परिपथ में आपको ये बताना है कि मीटर की परास कितनी होगी, है ना, अमीटर की परास कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो अमीटर है उसकी परास 0 से 30 एम्पियर, है ना, 0 से 30 एम्पियर तक होनी चाहिए, विस्तारित स्केल, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, अमीटर के परास विस्तार के लिए शंट प्रतिरोधक हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु अतिभार परिपथों में धारा मापन के लिए प्रयुक्त अमीटर अन्य अनुप्रयोगों से अधिक है। लघु अतिभार परिपथ में प्रयुक्त अमीटर में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है विस्तारित मापक्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो ओम प्रति वोल्ट सुग्राहिता सेंसिटिविटी वाले यंत्र जो मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होगा, जबकि उसकी जो माप सीमाएँ कितनी है, 15 वोल्ट है ना। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। बिल्कुल सही, 50,000 ओम उसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैनल प्रकार के अमीटर को एक लेखनी एक ग्राफ कागज पर गतिमान है तो उसका वर्ग है। तो उसका वर्ग क्या है ये आपको बताना है। तो इसका वर्ग जो है संग्रहण प्रकार का द्वितीयक यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मापन के लिए निम्नलिखित में से किन उपकरणों को एक समान संयोजित करेंगे? तो किस उपकरणों को आप एक समान संयोजित करेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना। वोल्ट मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर को हम एक साथ संयोजित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टता मापने के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध के वोल्ट मीटर का प्रयोग करना चाहिए। इसका जो है कारण क्या है ये आपको बताना है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, है ना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। कभी कभी मोटर ओवरलोड हो जाती है, तो इस स्थिति से बचने के लिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 3 अंकों वाले मिली वोल्ट मीटर को एक प्रतिरोध के आर पार MV पाथ मापने के लिए संयोजित किया गया है और पाठ्यांक फ्लैश करने लगता है। तो मिलीमीटर आपका है वोल्ट मीटर, एक पाठ्यांक के फ्लैश करने का क्या कारण होता है ये आपको बताना है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मापक यंत्र की बैटरी कमज़ोर होना, है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो भाई कितना बेसिक क्वेश्चन है, वोल्टेज आप किससे मापते हो? वोल्ट मीटर से मापेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र की सुग्राहिता की इकाई क्या है? हाँ, इकाइयाँ आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि इकाइयाँ जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है ना। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? तो जो हमारी सुग्राहिता होती है इसकी इकाई क्या होती है? ओम प्रति वोल्ट। क्या होती है? ओम प्रति वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
एक 6.6 किलोवोल्ट के 3 फेज परिपथ का लोड कितना है, 500 kVA है ना, किलोवोल्ट एम्पियर। तो कह रहा है कि आपको इसकी धारा और वोल्टेज की गणना करनी है। इसके लिए आपके पास 5 एम्पियर का एक अमीटर है और 110 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर है। इसके लिए किस अनुपात के CT यानी जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, धारा ट्रांसफार्मर होता है, और PT जिसे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना, तो विभव ट्रांसफार्मर हिंदी में इसे कहते हैं, कह रहे हैं कि आवश्यकता होगी, है ना। तो किस अनुपात की आपको CT और PT की ज़रूरत होगी, तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर A के साथ। इसमें जो हमें PT चाहिए होगा वो 60 और 1 का अनुपात का चाहिए, और जो जो PT हमें है 60 और 1 के अनुपात का चाहिए, और जो CT होता है वो हमें 15 और 1 के अनुपात का चाहिए। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 35 नंबर। नीचे प्रदर्शित चित्र में वोल्ट मीटर विधि द्वारा 3 फेज स्टार्टर मोटर के टर्मिनल की पहचान करने हेतु संबंध दर्शाया गया है ना। तो ये आपको बताना है कि कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर B के साथ। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, है ना, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक 3 फेज 3 एलिमेंट एनर्जी मीटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। इसकी प्रेशर कॉइल आपको ज्ञात करनी है। इसकी प्रेशर कॉइल निम्न दर की होनी चाहिए। कितने दर की होनी चाहिए, तो ये जो है 415 वोल्ट की होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध हाई रेजिस्टेंस वाले परिपथ में वोल्टता मापन के लिए उच्च आंतरिक प्रतिरोध और वोल्टमीटर का उपयोग करना चाहिए। इसका मुख्य कारण है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण होता है मीटर को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। अभी आपको बताया है ना, ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन, अज्ञात मान की वोल्टता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। अज्ञात मान की वोल्टता आपको ज्ञात करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले, है ना। तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D के साथ, 500 वोल्ट, है ना, 500 वोल्ट मीटर यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब परिपथ की कुंजी बंद कर दी जाए, है ना। जब परिपथ की कुंजी बंद कर दी जाए तब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक पर यानी रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो रीडिंग क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, ये आपको बताना है। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। रीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए चित्र का परिपथ निम्न प्रतिरोध मापन हेतु अभिकल्पित है। जो वोल्टता पतन होता है जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, कि इस विधि की मापन की गणना आपको न्यूनतम त्रुटि के लिए रखनी है ना। तो इसके आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को पढ़िए एंड इसके बाद आपको राइट आंसर बताना है। जो भी ऑप्शन नंबर A लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अमीटर का प्रतिरोध निम्न वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, है ना। अमीटर का प्रतिरोध निम्न और जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओम मीटर का उपयोग में लाने से पूर्व आवश्यक है कि, किसके पूर्व लाने की आवश्यकता है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, संकेतक को शून्य स्थिति में, है ना, शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजन कर लें। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, यदि विद्युत लाइन चालू है यानी ऑन है तो निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं करेगा, ये आपको बताना है। अगर विद्युत सप्लाई ऑन है तो कौन सा उपकरण वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, ये आपको बताना है ना। तो वाट मीटर और PF ये तो वर्क करेगा, है ना। आवृत्ति मीटर और जो टंग टेस्टर है ये भी वर्क करेगा। फेज अमीटर और जो आपका फेज सीक्वेंस मीटर है वो भी वर्क करेगा। ऊर्जा मीटर भी वर्क करेगा, लेकिन जो ओम मीटर और मेगर है ये इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर D लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न सूची का मिलान कीजिए। और मिलान वाले क्वेश्चन पूछते ही हैं, मैंने आपको बताया है मिलान वाले क्वेश्चन आसान होता है करना। आपको मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 मैचिंग आपको करनी है, बस आप आंसर तक पहुंच सकते हो, है ना। कैसे पहुंचना है, तो चलिए अब आपके पास 4 ऑप्शन है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक का भी मिलान ना कर पाए, है ना। एक ने एक का तो कर ही सकते हो। तो इसके बाद बात करते हैं इसका मिलान कैसे आप करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न प्रतिरोध मापन के लिए उपयुक्त। निम्न प्रतिरोध को आपको मापना है, तो आप कैसे माप सकते हो, मेगर के द्वारा माप सकते हो, है ना। तो मेगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो मेगर से इसका मिलान हो जाएगा। अब आपको जाना है ऑप्शंस में, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए ए का कौन सा हमें मिला, ए का फोर्थ हमें मिला। तो ए का फोर्थ जहाँ जहाँ होगा उस ऑप्शन को हम रोकेंगे, बाकी को एलिमिनेट करते चलेंगे। तो देखिए ए का पहला है, एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा ए का फोर्थ होना चाहिए। ए का फोर्थ है, इसे रहने दीजिए। ए का दूसरा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ए का थर्ड है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यानी राइट आंसर तक आप पहुंच गए, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ एक ऑप्शन से ही आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओम मीटर में एक पोटेंशियोमीटर के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाएगा, उच्च प्रतिरोध, उचित पाठ्यांक, शून्य समंजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, शून्य समंजन, है ना। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का उपयोग प्रत्यक्ष जो मध्यम प्रतिरोध होता है उसे मापने के लिए किया जाता है ना। मध्यम प्रतिरोध को आपको मापना है तो आप किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, हम ओम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ओम मीटर का, जब भाई आपको प्रतिरोध मापना है तो आप ओम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 125 ओम मापने के लिए मल्टीमीटर की निम्न में से कौन सी माप सीमा उपयुक्त होती है, ये आपको बताना है, कौन सी माप सीमा उपयुक्त होगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, R/10, है ना, R/10। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसी परिपथों में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग किसकी माप सीमा बढ़ाने के लिए करते हैं। तो केवल धारा मापी, केवल वोल्टता मापी या फिर केवल वाट मापी या फिर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही, ये सभी मापने के लिए हम करते हैं ना। इनकी सभी की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48 नंबर, जो कि है, एक मल्टीमीटर का पैमाना 60 वोल्ट के लिए सेट किया गया है, सूचित त्रुटि का प्रतिशत किसके परिसर का उच्चतम होगा, ये आपको बताना है, कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो ये जो है 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर, दिए गए यंत्र के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। ये यंत्र क्या है, सबसे पहले ये जानिए, KW में है ना। इसके लिए कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। यह एक उच्च आवृत्ति मापक यंत्र है, बिल्कुल है। यह केवल क्षैतिज स्थिति में कार्य करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह केवल ऊर्ध्व स्थिति में कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसकी धारा कॉइल 5 एम्पियर से कितने तक बाहर डाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 50 नंबर, बैटरी चलित डिजिटल मल्टीमीटर जिसमें LCD डिस्प्ले होता है वह सबसे अधिक प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है, ये आपको बताना है, इसका क्या कारण है। तो बिल्कुल सही, इसे जो है बिजली की केवल कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है ना, ज़्यादा बिजली खपत नहीं करता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, 2 प्रकार के मल्टीमीटर एनालॉग एवं डिजिटल उपयोग किए जाते हैं, दोनों प्रकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हो आपके जो मल्टीमीटर होते हैं 2 तरह के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ज़्यादातर जो है डिजिटल इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन आपसे बोल रहे हैं इसमें जो है दोनों प्रकार के लिए कौन सा कथन सत्य है ये आपको पहचानना है ना, ये आपको पहचानना है। तो इसकी बात करें राइट आंसर की, तो देखिए दोनों मीटरों में चल तत्व इसलिए क्षैतिज रूप में इनका उपयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना, यह असत्य है। दोनों मीटरों का उपयोग बैटरी के बिना
यानी धारा तथा वोल्टेज के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। बैटरी के बिना कैसे होगा, है ना। नेक्स्ट आपका है दोनों मीटरों में प्रतिरोध के मापन के लिए हस्त शून्य अवस्था की आवश्यकता होती है, जी नहीं, है ना। ये आपका जो है देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोनों मीटरों में प्रतिरोध मापने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, इसका जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं करेक्ट है। डीसी एवं एसी दोनों प्रकार के, है ना, डीसी एवं एसी दोनों प्रकार के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डायनामोमीटर प्रकार के यंत्र में स्थिर रखा जाता है। तो डायनामोमीटर जो होता है उसमें हम क्या स्थिर रखते हैं, है ना, स्थिर क्या रखते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें हम धारा कुंडलियों को क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक वेल्डिंग कार्यशाला जिसमें 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, उसकी विद्युत खपत को मापना है। निम्नलिखित में से लोड जुड़े हैं, लोड क्या क्या जुड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला लोड है 5 kVA के 2 वेल्डिंग सेट L1 L2 L3, है ना, आर पार। और नेक्स्ट आपका है 5 kVA का एक सेट, है ना, जिसमें क्या है L2 और L3 आर पार जुड़े हैं। आप इस मापन के लिए किस प्रकार के वाट मीटर का चयन करेंगे ये आपको बताना है। आप कौन से वाट मीटर से इसको मेज़र कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 एलिमेंट 4 तार प्रकार का जो फेज मीटर आता है, फेज वाट मीटर, 3 फेज वाट मीटर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर, वाट मीटर का वर्गीकरण के रूप में किया जाता है। वाट मीटर का वर्गीकरण किसके रूप में किया जाता है, तो वो हम विक्षेपी उपकरण के रूप में करते हैं, ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान कीजिए। मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, है ना। तो इसका आपको मिलान करना है और मैंने आपको बताया मिलान आपको कम से कम 2 करना है ना, जिससे कि आप राइट आंसर तक पहुँच सकें। तो इसका जो है मिलान करते हैं, देखिए वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर से क्या कर सकते हैं, तो वोल्ट मीटर से हम क्या कर सकते हैं, इसे सदैव लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। जो वोल्ट मीटर है उसे हम सदैव कैसे संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, है ना। और यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका, इसे सदैव श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम को किसे करेंगे, तो धारा मीटर, है ना। धारा मीटर किसे कह रहा है, अमीटर की बात कर रहा है। तो अमीटर को हम किस में करते हैं, इसे हम किस में, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमें ए का तीसरा मिला, है ना, और बी का हमें चौथा ऑप्शन मिला। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसा है। तो ए का तीसरा देखते हैं, ए का तीसरा नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ए का तीसरा इसमें भी नहीं है, ये भी एलिमिनेट, और ए का तीसरा इसमें भी नहीं है ना। तो देखेंगे ए का तीसरा इसमें है, बी का चौथा इसमें है, सी का दूसरा और डी का पहला, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपको करना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस प्रकार के यंत्र को केवल एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जिसे हम केवल एसी परिपथों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, डीसी में नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा उपकरण है वो आपको बताना है। इंडक्शन टाइप वाट मीटर, बिल्कुल सही। इंडक्शन टाइप वाट मीटर को हम सिर्फ एसी में इस्तेमाल करते हैं, डीसी में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा खपत मापने का सर्वोत्तम विधि है। तो वैद्युत ऊर्जा की खपत आपको मापनी है तो आप किसके द्वारा माप सकते हो, काफ़ी आसान है, एनर्जी मीटर, है ना। एनर्जी मीटर आपके घरों पे भी लगे होंगे, है ना। तो जिससे हम क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा की खपत मापते हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्जा मीटर की चकती 1 kWh ऊर्जा खपत करने को दर्शाता है तो 1500 घूर्णन करती है ना। तो एक चक्कर में दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी, तो वो कितनी ऊर्जा खपत होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, 40 वाट यूनिट खपत होगी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज और न्यूट्रल संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो क्या होगा, अंततः बदल दिया जाए तो क्या होने वाला है, बिल्कुल सही।
डिस्क को घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। डिस्क की क्या हो जाएगी, घूर्णन दिशा जो घूम रही थी उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना, एंटी क्लॉकवाइज थी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, यदि किसी ऊर्जा मापी की शक्ति बिना लोड संयोजन किए धीमी गति से गतिमान रहती है तो यंत्र में दोष हो सकता है। यंत्र में कौन सा दोष हो सकता है, क्रिम्पिंग दोष हो सकता है। क्या हो सकता है, क्रिम्पिंग दोष हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक KWH मापी यंत्र को निम्न में से किसके वर्ग में रखा जाता है, तो ये आपको बताना है किसके वर्ग में रखा जाता है। तो इंटीग्रेटिंग के वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, एक घर में 4 किलोवाट का लोड जुड़ा है तथा इसे सिंगल फेज आपूर्ति दी जा रही है। इस घर के लिए किस परास के एनर्जी मीटर की आवश्यकता होगी, है ना, किस परास के एनर्जी मीटर की ज़रूरत है, जबकि जो घर का लोड है, जो घर पे हमने मीटर लगाया है वो उसका लोड कितना है, 4 किलोवाट है ना, 4 किलोवाट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 एम्पियर, है ना, 30 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण को अंतर्गत रहता है, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, ऊर्जा मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक ऊर्जा मीटर जो कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर और 750 का है, तो आपको बताना है कि इसका परीक्षण कुल लोड के साथ कर रहे हैं। डिस्क 10 मिनट में 100 बार घूमती है, तो इसकी जो आपको ऊर्जा प्रदान करना है, कितनी ऊर्जा ये प्रदान कर रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.0133 किलोवाट घंटा, है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा मापी के एल्यूमिनियम डिस्क में छिद्र बनाने का प्रयोजन क्या है, तो इसका जो है प्रयोजन होता है क्रिम्पिंग दोष को दूर करना, है ना, क्रिम्पिंग दोष को दूर करना। और क्रिम्पिंग दोष क्या होता है, अभी अभी आपको बताया। क्रिम्पिंग दोष क्या होता है, ऊर्जा मापी जो यंत्र होता है उसकी शक्ति बिना लोड के संयोजन के धीमी गति से गतिमान रहती है, तो ये दोष किसका है, क्रिम्पिंग का होता है। और इसे दूर करने के लिए हम क्या करना है, ऊर्जा के एल्यूमिनियम डिस्क को छिद्र बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं, मापने के लिए नीचे दर्शाए गए चित्र में कौन सी मापनी यानी स्केल का अंशांकन सही है। 4 आपके पास मापनी है, तो इसमें से आपको पहचानना है कौन सी मापनी सही है। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये वाली मापनी बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक बिजली के पावर फैक्टर में पैमाने पर सूचक 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर क्या है, इंगित करता है। तो इसका अर्थ आपको बताना है कि इसका अर्थ है कि यह लोड है, तो लोड कैसा है, तो ये आपका है उच्च प्रेरक और कम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इंसुलेशन मापने के लिए मैंने आपको बता रखा है मेगर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। एंड यहाँ तक आपको कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो तो अब बताइए, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर, परिपथ में बिना बाधा डाले एसी परिपथ में धारा मापने के लिए टोंग टेस्टर प्रयोग किया जाता है। मापने के लिए धारावाही चालक पर विभक्त कोर को क्लैंप कर दिया जाता है। यदि चालक को लूप यानी डबल पास कर लगाया जाए तो एक चयनित परास के लिए पाठ्यांक होगा, तो कितना पाठ्यांक होगा ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, चालक में से गुजरने वाली धारा के बराबर, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्वचालित मीटर रीडिंग प्रणाली का लाभ है, तो उसका लाभ क्या है, तो उसका लाभ होता है उपरोक्त सभी, यानी सटीक मीटर रीडिंग भी देता है और बेहतर जो है बिलिंग व्यवस्था भी बढ़िया होती है और मीटर को छेड़छाड़ का पता भी लगता है ना। तो ऑप्शन नंबर
डी आपका बिल्कुल सही है। ऑटोमेटिक जो मीटर रीडिंग वाला जो मीटर प्रणाली आजकल चल रही है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट मीटर की विशेषताएं। आजकल आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ना, आपके घर पे भी जहाँ तक है स्मार्ट मीटर ही लगा होगा। तो कह रहा है कि स्मार्ट मीटर की क्या विशेषता है ना, हम उसे क्यों इस्तेमाल में कर ले रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है। देखिए ये वर्तमान विद्युत धारा की खपत भी बता देता है, जो विद्युत ऊर्जा की खपत है आपने प्रेजेंट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले रखी है वो भी आपको बता देगा, है ना। और निर्धारित अवधि में ऊर्जा खपत दर्शाता है ना, एक टाइम आपको बताएगा कि इतने टाइम से आप यूज़ कर रहे हो और इतना जो है बिल आ चुका है। और पूर्व निर्धारित अवधि की जो ऊर्जा खपत है उसका रिकॉर्ड रखता है और मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से केंद्रीय स्टेशन तक पहुंचा देता है ना। तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आजकल डिजिटल मीटर लग रहे हैं ना। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्युत लाइन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है। जो विद्युत लाइन प्रणाली है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उसे हम लोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऐसे विद्युत उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा खपत करने को कम करता है और अतिरिक्त विद्युत का व्यापार करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम अभियोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे, अभियोक्ता, उपभोक्ता नहीं अभियोक्ता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 75 नंबर 3 फेज स्मार्ट मीटर को किस प्रकार की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। 3 फेज स्मार्ट मीटर को किस आपूर्ति से जोड़ेंगे भाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 40 वोल्ट AC 3 फेज है ना, 40 वोल्ट AC और 3 फेज, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत जो उपकरण होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का क्या कार्य है, ये आपको बताना है। इसका कार्य क्या होता है, राशि को भी दर्ज करता है ना, राशि को क्या करता है, दर्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 77 नंबर है दिए गए श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 पर क्या उपयोग है ना, R2 का क्या उपयोग है ये आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हैं ना R2, इसका क्या उपयोग है, परिपथ में धारा को सीमित रखना या फिर मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना या फिर संकेतक शून्य स्थिति में लाना या फिर परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेतक को शून्य स्थिति में समंजित करता है ना। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका 100% करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम मीटर के आरेखीय क्रम में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है ना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है ना, धारा प्रतिरोध के कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चित्र को आप ध्यान रखेंगे, चित्र वाले क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर कैमरा हिल रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति में स्थानांतरित के लिए किस बल की आवश्यकता होती है ना। तो किस बल की आवश्यकता होती है, तो विचलन बल की आवश्यकता होती है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, विचलन बल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिए गए पैमाने का नाम क्या है। ये आप जो पैमाना देख रहे हो इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये नॉन लीनियर होता है यानी गैर रेखीय होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। देखिए ये पहले जो है काफ़ी पास है, फिर दूर दूर होते जा रहे हैं ना। अगर कई मीटर ऐसे होते हैं जिसमें बराबर डिस्टेंस पर होता है ना, तो उसे हम रेखीय कहते हैं, लेकिन ये जो है गैर रेखीय पैमाना कहलाएगा है ना, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलती, जो गलत स्थिति होती है उसका कारण कौन सी त्रुटि होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका कारण होता है इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण होता है उसकी एरर है ना, उसकी गलती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1 ओम और 1 ओम से कम प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे।
1 ओम और 1 ओम से कम प्रतिरोध आपको मापना है, तो आप किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे? शंट टाइप ओम मीटर, है ना, शंट टाइप ओम मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, उच्च मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? ओम मीटर जो होता है, उच्च मेगा ओम मीटर होता है, उसमें तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या होता है, ये हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करना, है ना, ये आपका इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शंट प्रतिरोध सामग्री का नाम बताइए। ये शंट प्रतिरोध है ना, इसका आपको नाम बताना है, इसका नाम क्या होता है? आपने पढ़ रखा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चल कुंडली मीटर में समान पैमाना होने पर क्या कारण है ना, समान पैमाना होने का क्या कारण है? तो ये जो है विचलन बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग किसकी स्थिति में करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि ऊर्जा मीटर की जो डिस्क है बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो ये त्रुटि हो सकती है। ये त्रुटि किसकी हो सकती है? तो ये त्रुटि हो सकती है क्रिम्पिंग त्रुटि। अब क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होती है, जस्ट अभी आपको बताया, पता होगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि सीटी का द्वितीयक सिरा है वो खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमें बताना है। तो सीटी की द्वितीयक जो कुंडली है जल जाएगी, है ना। जो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, मापने वाले उपकरणों में जो नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें हम कौन सी सामग्री, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? इसमें हम फॉस्फर ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फॉस्फर ब्रांच का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंगल फेज ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? जो सिंगल फेज मीटर होता है, ऊर्जा मीटर जो एनर्जी मीटर होता है ना, ज़्यादातर घरों में क्या होता है? सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है। तो कह रहा है विद्युत प्रभाव क्या है ना, इसका विद्युत प्रभाव का काम क्या करता है? तो ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, प्रेरण प्रभाव, है ना, प्रेरण प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, दर्शाए गए मीटर का नाम क्या है? ये आपके लिए जो मीटर दिखाया है ना, इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या होता है, इस मीटर का नाम क्या है? तो इस मीटर को देखते ही आप बता पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है? डीसी मल्टी रेंज मीटर है ना, डीसी मल्टी रेंज मीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 93 नंबर, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण यानी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण होता है? एकीकरण उपकरण कौन सा है? तो इसमें जो है स्पर्श रेखा जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर, इसका स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मीटर में जो क्रिम्पिंग होता है ना, क्रिम्पिंग की त्रुटि कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्रिम्पिंग की त्रुटि को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसमें जो है डिस्क के विपरीत व्यास पर छिद्र करके, है ना, ड्रिल से छिद्र करके हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जस्ट आपको बताया, ये रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 95 नंबर, चल लौह प्रकार के उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है ना? जो चल लौह प्रकार का उपकरण होता है, इसका पैमाना असमान क्यों होता है? तो ये जो है इसका कारण होता है विचलन बल। विचलन बल जो होता है ना, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये इसका कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, प्रभाव त्रुटि इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चित्र वाला क्वेश्चन, इसे आप ध्यान से देखेंगे। दिए गए चित्र में आपको वाट मीटर प्रदर्शित किया गया है, तो ये किस प्रकार का वाट मीटर है ये आपको बताना है। पहले आप चित्र देख लीजिए एंड इसके बाद ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 2 अवयव 3 कला, देखिए 2 अवयव और 3 कला वाट मीटर। 3 कला और 2 अवयव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए एक ये है ना, और एक ये है, 2 अवयव हो गए। और 3 कला क्यों कह रहे हैं, 3 फेज, कला का मतलब होता है फेज, है ना। तो कला कितनी है, 3 है, यानी फेज कितने, 3 है, L1 L2 L3, यानी RYB, है ना। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 नंबर, जो कि हमसे कह रहा है किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है ना। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग हम वायु घर्षण यानी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग के साथ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चल लौह उपकरण, इसे भी हम क्या कहते हैं, चल लौह उपकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। जो उदासीन संयोजन होता है वो किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करेगा, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है एकल फेज, है ना, एकल अवयव के साथ कार्य करता है ना, सिंगल फेज के साथ कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न आवृत्ति मीटर का क्या प्रकार है ना। ये आपको बताना है किस प्रकार का ये जो है आवृत्ति मीटर है। तो इसे आप देखते ही बता पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है ना, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 101 नंबर, जो कि कह रहा है कि यंत्रों में संवेदनशीलता होती है, इसकी इकाई क्या होती है। यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ओम प्रति वोल्ट, है ना, ओम प्रति वोल्ट। ये शायद मैंने अब आपको बताया था, है ना, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छिद्र क्यों किए जाते हैं। एल्यूमिनियम डिस्क होती है, उसमें 2 सीधे छिद्र क्यों किए जाते हैं, क्रिम्पिंग त्रुटि को कम करने के लिए, है ना। क्रिम्पिंग त्रुटि याद रखिएगा, क्रिम्पिंग त्रुटि क्या होती है, इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी में आ गए, है ना। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए यंत्र का नाम बताइए। ये आपको एक यंत्र दे दिया है, इसका आपको नाम बताना है कि इस यंत्र का क्या नाम है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट उपकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट उपकरण या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 104 नंबर, जो कि आपसे कह रहा है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है। आपको बताया मैंने, दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करने के लिए, है ना, आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली उपकरण में नर्म लोहे की क्रॉड का क्या कार्य होता है। तो एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का जो एक समान विवरण करता है वो ना हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 106 नंबर, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो है क्या कारण हो सकता है, ये आपको बताना है। कौन सा पैरामीटर है जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसका जो है कम संवेदनशीलता, है ना, यही क्या है, पैरामीटर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दिए गए यंत्र का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। ये यंत्र है, इसका क्या प्रकार है, तो इसका नाम क्या है, आकर्षण प्रकार का मूविंग यंत्र, है ना। ये एक मूविंग यंत्र है और किसका, एट्रैक्शन टाइप का, है ना, आकर्षण प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 108 नंबर क्वेश्चन है मोटर के घूर्णन प्रति मिनट, इसे हम हिंदी में आरपीएम कहते हैं, राउंड पर मिनट, है ना, राउंड पर मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो हम टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टैकोमीटर से जो है किसी भी मोटर का आरपीएम आप पता कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान क्या है। तो कोई सिरा अंकन यानी मार्किंग नहीं होता है ना, कोई भी सिरा अंकित नहीं होगा इस पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, एक निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट उपकरण है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, आपको बताया मैंने, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर या फिर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा बल एक संकेतक
उपकरण के सूचक की गति पैदा करता है, तो वो जो है विचलन बल होता है ना, विचलन बल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 112 नंबर, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण स्थिति की सटीक रूप से पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ऊर्ध्वाधर स्थिति को पढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किसी राशि की मापा जाता है। क्या मापा जाता है? शक्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप की जो अधिकतम सटीकता है कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो उच्च आगत प्रतिबाधा रखकर, है ना, उच्च आगत प्रतिबाधा रखकर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1 मिली एम्पियर मीटर के साथ 10 मिली एम्पियर मापने के लिए आवश्यक जो शंट प्रतिरोध होगा उसके मान की गणना करें। मीटर का प्रतिरोध कितना है? 27 ओम है ना, 27 ओम है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए वोल्ट मीटर की शुभग्राहिता कितनी? 1000 ओम प्रति वोल्ट है। 50 किलो ओम प्रतिरोध के आर पार जुड़े वोल्ट मीटर के पाठ्यांक की प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये आपको बताना है। त्रुटि कितनी होगी? 40% होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जाएगा, इसे आप कैलकुलेट करिएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 117 नंबर, 1000 ओम प्रतिरोध तथा 10 मिली एम्पियर एफएसडी वाला जो धारा है अमीटर को 0 से 25 वोल्ट माप सीमा वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? ध्यान रखेंगे 1500 ओम होना चाहिए, है ना, 1500 ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूविंग कॉइल एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 600 ओम है। यदि वह 0.5 मिली एम्पियर धारा का पूर्ण विक्षेप दर्शाता है तो 300 वोल्ट जो वोल्ट मीटर है मापने के लिए प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? तो 994। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 994 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 119 नंबर, एक अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.3 ओम है। तो यह कह रहा है कि वह 0.6 एम्पियर धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की माप जो है 0.2 एम्पियर धारा प्राप्त करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? तो इसे भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 0.3 ओम, है ना, 0.3 ओम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है 120 नंबर, जो कि है एक 3 फेज एनर्जी मीटर में प्लस 1.25% की क्या है? त्रुटि है, एरर है। कह रहा है कि एक महीने में मीटर में जो है 1600 यूनिट ऊर्जा खपत होती है, इसका रिकॉर्ड की गई है। इसकी वास्तविक खपत से मीटर द्वारा अधिक दर्शाया गया है, तो इसका वास्तविक क्या होगा? 19.76 यूनिट होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने आपको 100 प्लस यानी 120 MCQ आपको बताए, जो कि आपके चैप्टर नंबर 14 में थे, है ना। चैप्टर नंबर 14 आपका था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो इसमें जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 120 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, बाकी मैंने आपको बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपको जो जिस पैटर्न पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिस सीक्वेंस में बनाई है, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी वीडियो प्ले करके आप देख रहे हो। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस सीक्वेंस में मैंने वीडियोस को रखा है उसी सीक्वेंस में आपको वीडियोस को वॉच करना है। ओके, बाकी आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, है ना। एक नया फीचर यूट्यूब ने हमें दे दिया है, तो उसका क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लाइक करेंगे तो आपके कमेंट के बराबर में, है ना, क्या आ जाएगा, हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। हाइप करेंगे तो क्या होगा, हाइप करने से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे 120 या 240 जो भी है,
फिर उससे होता क्या है, ये वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक जाएगी, वो भी इस क्लास को देख पाएंगे, है ना। तो ये फ़ायदा होता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोज़ को हाइप ज़रूर किया करें। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।